वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के बारे में। इतिहास के सेकंड पेपर का ये पाठ्यक्रम होगा। इससे पहले पेपर 1 का पाठ्यक्रम मैं ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इतिहास के पेपर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको इतिहास के पेपर नंबर 2 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, यानी कि आपको आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में जानना है। ठीक है, 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको, वो भी विश्व के इतिहास के बारे में समझना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपको समझना है, 1815 से 1945 तक के इतिहास के बारे में आपको जानना है। इटली के एकीकरण से आपके सिलेबस की शुरुआत होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हो जाती है, उस संगठन की जो स्थापना होती है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, उस वहाँ तक हमको पढ़ लेना है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समापन तक। तो इस तरीके से इटली के एकीकरण से लेकर के और संयुक्त यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समापन तक हमको इतिहास पढ़ना है। पूरे के पूरे इतिहास, खास करके वर्ल्ड का इतिहास पढ़ना है, मतलब यूरोपीय इतिहास बेसिकली बोले तो, आधुनिक विश्व का इतिहास जिसको बोलेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से 1945 तक। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसका मॉडल पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव वाला तैयार जो है मैं कर रहा हूं। जल्द ही वो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष आ जाएगा। 2 मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा, फिर उसके बाद में और मॉडल पेपर आते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी मतलब कि जो है पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इटली का एकीकरण, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। और इटली का जो एकीकरण है यूरोप के राष्ट्रीय आंदोलन की एक महान उपलब्धि मानी जाती है। इटली की का एकीकरण जो घटना है, ये विश्व के समस्त राष्ट्रभक्तों के लिए अदम्य प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। विश्व के अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन जन संघर्ष का एक आश्चर्यजनक उदाहरण था, जिसने अर्ध शताब्दी तक यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। और यह आंदोलन इटली की समस्त जनता का संघर्ष था। इसकी सफलता राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र और उदारवाद की विजय थी। इस आंदोलन में आप देखते हैं मेजनी के विचारों ने नैतिक शक्ति प्रदान करी और एकीकरण की भावना को यथार्थ रूप दिया। वहीं गैरीबाल्डी और उनके जो स्वयंसेवक थे, उनके साहस और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया। काबूल की कूटनीति ने राष्ट्रीय मतलब की आकांक्षाएं जो थी उनको सफलता प्रदान करी। इटली का एकीकरण एक जनतांत्रिक आंदोलन था, अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो उचित होगा। तो विभाजित इटली को एकीकरण करने में बड़ा योगदान रहा है मेजनी का भी, ठीक है। इसके मेजनी की यंग इटली की अगर बात करें, उसकी संस्था की स्थापना के पीछे बड़े जो है मेहनत करी उसने। काबूल जो है वो भी इटली के एकीकरण में बढ़िया भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इटली के एकीकरण में बहुत सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से, गैरीबाल्डी जो है ये दक्षिण इटली का जो है एकीकरण करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे 1870-71 तक इटली का एकीकरण संपूर्ण मतलब पूरा हो चुका था। इटली का एकीकरण वैसे प्रारंभ हुआ था 1861 ईस्वी में, और वो लगभग 9 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद में 1870 ईस्वी में जाकर के इटली का संघर्ष पूरा हुआ, 70-71 के आसपास। इस तरीके से आप समझेंगे। जो मेजनी था, इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करी थी 1831 में। उसकी बड़ी भूमिका रही इसमें। मेजनी को संयुक्त इटली का पैगंबर कहा जाता है। इटली के विद्रोह की आत्मा भी मेजनी को कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वतंत्रता का पुजारी कहा जाता है गैरीबाल्डी को। लाल कुर्ती दल का प्रमुख नेता था गैरीबाल्डी। तो इस तरीके से इन सभी लोगों ने मिलकर के इटली का एकीकरण करवाया। तो ये था इटली का एकीकरण, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए तो मध्य युग में जर्मनी 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था। उस समय इसे पवित्र रोमन साम्राज्य कहा जाता था, इटली को, मतलब सॉरी जर्मनी को, जो वाल्टियर के शब्दों में ना पवित्र था। वाल्टियर एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि ना पवित्र था, ना रोमन था और ना साम्राज्य था। ये इटली मतलब जर्मनी जब फैला हुआ था, प्रत्येक राज्य का राजा हुआ करता था। राज्य कर्मचारी और प्रजा केवल अपने अधीनस्थ हितों की सुरक्षा चाहते थे। अपने अपने जो छोटे छोटे राज्य थे अपने अपने स्वार्थों की रक्षा करते थे, आपस में लड़ा भिड़ा करते थे। और यही कारण था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का विकास जो है वो नहीं हो सका। वो जाकर के 19वीं शताब्दी में आकर के शुरू होता है। जर्मनी में दूसरी समस्या थी ऑस्ट्रिया और प्रसा की प्रतिद्वंदता, जो एक प्रकार से इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी, मतलब
जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये बड़ा जो है इसमें जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है 1789 ईस्वी में, आपको पता होगा फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति जो है इसका जर्मनी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इस दिशा में नेपोलियन ने पहला महत्वपूर्ण कार्य किया। 1806 ईस्वी में छोटे छोटे राज्यों को मिला करके 16 राज्यों का एक राइन महासंघ बनाया उसने, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे जर्मनी भी एक प्रकार से इटली जैसे एकीकृत हुआ। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक जर्मनी की स्थिति को जब आप समझेंगे, फिर उसके बाद में 1848 ईस्वी के बाद जर्मनी की स्थिति समझेंगे, तो वो आपको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जर्मनी का एकीकरण वैसे तो ये भी आप देखेंगे, जर्मनी का एकीकरण भी 1861 से 1870 ईस्वी के बीच में रहा और उसमें कई लोगों का नाम, विलियम प्रथम का नाम आपके समक्ष आता है, बिस्मार्क का नाम आता है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। और उधर ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध भी 1866 में हो रहा था, डेनमार्क से भी युद्ध चल रहा था, बिस्मार्क की नीति आई उसी में, और तमाम प्रकार के समझौते और जो है तमाम प्रकार के शत्रुता मित्रता ये सब आगे बढ़ते गए, तमाम प्रकार की संधियाँ होती गई। फ्रांस और प्रसा से भी युद्ध आप देखते हैं 1870 ईस्वी में हुआ। तो ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है लौह और रक्त की नीति को अपनाता है और बिस्मार्क की यह नीति आदर्शों के बजाय व्यवहारिक उद्देश्यों पर आधारित थी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जर्मनी का एकीकरण भी होता है। तो ये दूसरा चैप्टर आपका था। तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है वियना कांग्रेस और यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में। द वियना कांग्रेस एंड कंसल्ट ऑफ यूरोप के बारे में आपको जानना है। इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। वियना कांग्रेस में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना 19वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और नेपोलियन के युद्धों से यूरोप में धन और जन की अपार हानि होती है। आप देखते हैं जब विश्व युद्ध होता है तो उसमें बहुत हानि होती है। तो वियना कांग्रेस के बारे में हम विस्तार समझेंगे और नेपोलियन के पतन का यूरोप के सभी देशों पर प्रभाव पड़ा। फिर उसमें आप देखेंगे कई सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर जो होगा आपका वो होगा चौथा चैप्टर, प्रथम विश्व युद्ध के लिए अग्रणी कारण, यानी कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी भूमिका ज़्यादा रही है प्रथम विश्व युद्ध के होने में, यानी जो है केसेस लीडिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसको विस्तार से हम समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई है 1914 में शुरू हुआ युद्ध, 1918 में लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा कि इसके क्या कारण रहे हैं, ठीक है। अग्रणी कारणों में बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धावादी नीतियां काम कर रही थी, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता फैली थी, कोई मतलब हर एक देश अपनी सीमा का विस्तार करना चाह रहा था। इस तरीके से तमाम प्रकार के तनाव उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। आप तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने जब सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, तो फिर वहीं से आप देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है लास्ट में। इस तरीके से आप देखेंगे धीरे धीरे करके ये युद्ध जो होता है एक संपूर्ण जो है विश्व जो है इसमें शामिल होने को उद्भवत हो जाता है। और इस तरीके से ये जो विश्व युद्ध है ये दो मतलब गुटों में बढ़ जाता है, मित्र राष्ट्र और जो केंद्रीय मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में बढ़ जाता है। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे थे। और इस तरीके से आप देखेंगे जो धुरी राष्ट्र थी या केंद्रीय शक्तियां थी उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली ये सब एक साथ थे। और इस तरीके से आप देखेंगे कि मित्र राष्ट्र और जो धुरी राष्ट्र हैं दोनों के बीच में युद्ध होता है। सभी देश आपस में एक प्रकार से जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि जो है युद्ध बाद में जाकर के समाप्त होता है, युद्ध विराम की संधि होती है, ठीक है। जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में संधि होती है 11 नवंबर 1918 को, ओके। और इसके बाद पश्चात 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और इस युद्ध के पश्चात दो प्रमुख बदलाव हुए। पहला बदलाव ये हुआ कि राष्ट्रसंघ का निर्माण होता है और दूसरा ये कि अमेरिका विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। और इस तरीके से जर्मनी को बहुत ज़्यादा हानि हुई इस युद्ध से। वर्साई की संधि होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वर्साई की संधि में जर्मनी का सब कुछ छिन जाता है। और इस दृष्टि से जब जर्मनी का सब कुछ जर्मनी का सब कुछ छिन जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वहीं से हिटलर जैसा एक प्रकार से
जो क्रांतिकारी है वो उसका जन्म होता है। और उसके बाद में फिर मतलब चूंकि जो ये संधि होती है वर्साई की, ये एक तरफा संधि मानी जाती है। पांचवा जो चैप्टर है आपका पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि, पेरिस पीस कन्वेंशन एंड ट्रीटी ऑफ जो है वर्साई। तो ये जो वर्साई की संधि होती है, ये जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जर्मनी और उसके सहयोगी राज्य जो थे, खास करके ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की के आत्मसमर्पण के पश्चात 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाता है, युद्ध की समाप्ति के बाद में पेरिस में विजयी राष्ट्र जो होते हैं यानी जो मित्र राष्ट्र हैं, उनका सम्मेलन हुआ। सम्मेलन के समक्ष अनेक मतलब की समस्याएं थी। मुख्य समस्या थी कि युद्ध से जो छत बिछत जो यूरोप है उसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। उसे ऐसी न्यायोचित शांति स्थापित करनी थी जो अस्थायी शांति स्थापित कर सके। सम्मेलन में 32 राष्ट्र जो थे पेरिस सम्मेलन में भाग लेते हैं। 70 प्रतिनिधि 32 देशों के वहाँ पर गए थे। सम्मेलन विशेष कार्यों के लिए 52 आयोग नियुक्त किए गए थे। इसमें ऐसे तमाम प्रकार के काम इसमें किए गए, ठीक है। और डॉक्टर लैंगसन एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि पेरिस की जनता प्रतिशोध की उग्र भावना से पागल थी और जनता की इस पागलपन से कूटनीतिज्ञों को लकवा मार गया। पेरिस सम्मेलन में फ्रांस के लोगों की प्रतिशोध की भावना की छाया प्रतिनिधियों के निर्णयों पर पड़ी। और इस तरीके से आप देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ, जो वर्साई की संधि हुई, कहीं ना कहीं पे ये जो धुरी राष्ट्र थे उनके खिलाफ हुई, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका कई सारा हुआ। वर्साई की जो संधि हुई, पेरिस की जो सम्मेलन हुआ उसी में वर्साई की संधि होती है। 4 महीनों के अनवरत परिश्रम के बाद में 1919 में जर्मनी के साथ संधि का प्रारूप तैयार हुआ और यह प्रमुख वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किया गया। और इससे तमाम प्रकार की संधियाँ हुई। ट्रियानन की संधि हुई, सेंट जर्मन की संधि, सुरेश की संधि, न्यूली की संधि, लासेन की संधि, ये तमाम प्रकार की संधियाँ होती हैं। वैसे फेमस संधि है वर्साई की संधि, जो होती है 28 जून 1919 को, जो कि एक प्रकार से जर्मनी को अपमानित करके उसको एक प्रकार से उसको संधि पर जितने भी चीज़ें थी उसको मनवाना पड़ा। जर्मनी इससे बहुत ज़्यादा मतलब जर्मनी को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। और बाद में वर्साई की संधि जो है यही एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है, ठीक है। और आपको बता दूं जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे वुडरो विल्सन, जो 4 बड़े लोग थे उसमें शामिल थे, उन्हीं का मनमानी था, वही उन्हीं का चल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन जी। इसके बाद में फ्रांस के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन क्लीमेंसो, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, और इटली के प्रधानमंत्री थे ओरलैंडो। इन 4 लोगों ने मिलकर के पेरिस शांति सम्मेलन की कार्रवाई को मूर्त रूप दिया। और आपको बता दूं पेरिस शांति सम्मेलन में क्लीमेंसो को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। शांति सम्मेलन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पाइनकरे ने किया था। क्लीमेंसो को फ्रांस का बाघ कहा जाता है, टाइगर ऑफ फ्रांस कहा जाता है क्लीमेंसो को। क्लीमेंसो कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे उस समय जब ये पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था 1919 के दौरान, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो मॉडल पेपर मैं जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा। देखिए छठवां प्रश्न, मतलब छठवां चैप्टर में आपको पढ़ना है राष्ट्र संघ संगठन उपलब्धियों और असफलताएं। चूंकि अब इसके बाद में क्या होता है, जब शांति सम्मेलन हो गया फिर उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, संगठन बनाए जाते हैं। और संगठन की अगर बात की जाए तो उसमें यही होता है कि भाई अब झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में तमाम प्रकार के नियम कायदे उसमें बनाए जाते हैं। हालांकि उस जो नियम कायदे राष्ट्र संघ के बनाए जाते हैं, ठीक है, जो द लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया, लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। लेकिन एक प्रकार से अब इसमें अमेरिका और रूस जो थे वो एक प्रकार से मतलब जितने जो बड़े बड़े देश हैं उन्हीं का चलता था। यानी कि एक प्रकार से बोले तो अमेरिका के कहने पर ही सारी चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि राष्ट्र संघ का जो संगठन है उसकी उपलब्धियां तो कम रही हैं, असफलताएं बहुत ज़्यादा हुई। असफलता का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो है तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखते हैं। वुडरो विल्सन वैसे तो 8 जनवरी 1918 को 14 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत करते हैं। आप देखेंगे 10 जनवरी 1920 को एक प्रकार से स्थापना होती है राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक बहुराष्ट्रीय संगठन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान के लिए एक मंच तैयार किया। राष्ट्र संघ जब बनाया गया उसमें 26 धाराएं कुल मिलाकर के थी, ठीक है। राष्ट्र संघ में मौलिक सदस्यों की संख्या 45 थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। संयुक्त मतलब राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। राष्ट्र संघ में 3 प्रमुख अंग शामिल थे, एक साधारण सभा हुआ करती थी, एक परिषद और एक सचिवालय हुआ करता था। और इस तरीके से साधारण सभा का वर्ष में एक अधिवेशन होता था जो सितंबर, जनवरी या मई के महीने में हुआ करता था।
परिषद जो बनी थी राष्ट्र संघ, उसकी बात करें तो उसमें 4 अस्थायी सदस्य थे। एक ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, एक इटली और एक जापान था। अमेरिका प्रारंभ से ही राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं रहा, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जो है इन्हीं देशों की चला करती थी। सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महासचिव हुआ करता था। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से उन्हीं राष्ट्रों को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था जिन्होंने इसको बनाने में इसका निर्माण किया था। फिर से एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि इसी की असफलता का कारण था। 8वां चैप्टर में आपको पढ़ना इटली में तानाशाही का उदय और मुसोलिनी, ठीक है, यानी कि द राइज ऑफ जो है डिक्टेटरशिप इन इटली एंड मुसोलिनी। मुसोलिनी की अगर बात करें तो ये एक जो है शासक है। और आप देखते हैं इटली में तानाशाही जो होती है, ठीक है, इटली में यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 7वां चैप्टर आपको नहीं बताया, रूस में साम्यवाद का उदय और बोल्शेविक क्रांति। अब इधर रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक उत्साह में से सम्मिलित हुआ था और रूस की जनता जो थी एक प्रकार से वहाँ पर रूस की जनता का भी पूर्ण समर्थन मिला था। रूस में जर्मन ऑस्ट्रिया के युद्ध का अत्यंत कटु भावनाएं थी। रूसियों का विचार था कि रूस की आकांक्षाओं की पूर्ति में यदि 2 देश बाधक थे, मतलब कि 2 देश बाधक थे। ड्यूमा ने सरकार की नीति के प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त की थी। ऐसे आप देखेंगे तो रूस में भी उस समय एक प्रकार से क्रांति का माहौल बन रहा था। रूसी सेनाओं की भीषण पराजयों से रूस की सरकार और जनता में निराशा फैल गई थी। जार और ड्यूमा के बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे थे। ड्यूमा ने उत्तराधिकारी शासन की मांग की, जार ने इसे स्वीकार नहीं किया और सेना की कमांड अपने हाथों में ले ली। रूस में सामान्य धारणा थी कि राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र जरीना थी, जो रासपुटिन नामक रहस्यपूर्ण संत के प्रभाव में थी। उन्हें ही रूस के दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि जार सिंहासन त्यागते हैं, ड्यूमा भंग हो जाती है, सोवियत का गठन होता है। इस तरीके से रूसी क्रांति के कई कारण होते हैं। जार की जो निरंकुशता है उसके कारण से जनता में विद्रोह होता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। रूसी क्रांति को हम विस्तार समझेंगे। रूस में साम्यवाद का उदय होता है। इस तरीके से ये पूरा कारण हम समझने का प्रयास करेंगे। और रूस में 22 जनवरी 1905 का जो दिन है इसको खूनी रविवार ब्लडी संडे के नाम से, मतलब ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। 22 जनवरी की डेट को ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से जो 1905 की क्रांति है रूस की, वो आगे चल करके 1917 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट होती है। और इस तरीके से आप देखेंगे रूस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति के बाद में, अच्छा, रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में इटली में तानाशाही का उदय होता है। इटली में तानाशाही का जो उदय होता है आप देखेंगे, चूँकि जो है जब ये मतलब संधि हुई थी, वर्साई की संधि और ये सब हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा जो है घपला किया गया, बोलें तो जर्मनी के साथ बड़ा अन्याय किया गया था। तो इसमें कहीं न कहीं पे वहाँ पर एक, जब युद्ध के बाद में आप देखते हैं निराशा की भावना, युद्ध में गौरव प्राप्त नहीं कर पाई तो इटली में, तो इस तरीके से इटली की जनता और इटली के शासक जो थे वो फिर से एक प्रकार से थोड़ा-सा मन बना रहे थे। तो आप देखेंगे युद्ध का आर्थिक भार बढ़ता जा रहा था, शांति सम्मेलन में असफलता मिल रही थी, ऐसे तमाम प्रकार के कारण थे। तानाशाही का उदय होता है इटली में। और मुसोलिनी यहाँ का जो है, इस मुसोलिनी का नाम था बेनिटो मुसोलिनी और इसके फासिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है। जन्म इसका मुसोलिनी का 29 जुलाई 1883 को होता है उत्तरी इटली के रोमेग्ना नगर में। तो इस तरीके से इसके पिता लोहार और माता शिक्षिका हुआ करती हैं। पूरा मैं विस्तार से समझने का प्रयास करूंगा फासिस्टवाद के सिद्धांतों में मुसोलिनी का क्या योगदान रहा और ऐसे तमाम प्रकार की जो नीतियां मुसोलिनी के द्वारा दी गई हैं, विदेश नीति हो गई या अन्य कोई नीति, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, पोप पायस 11वां के साथ मुसोलिनी का जो समझौता हुआ था वो 11 फरवरी 1929 को हुआ था, जिसे लेटरन समझौता के नाम से जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में फिर अगला चैप्टर आपका आएगा 9वां नंबर चैप्टर, जर्मनी में तानाशाही का उदय कैसे होता। और हिटलर जो एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में, हिटलर का नाम था एडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1989 को जन्म होता है छोटे से गांव, उसका गांव का नाम ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है, ब्राउनो नामक गांव में। इसके पिता सीमा शुल्क निरीक्षक हुआ करते हैं। जब ये 14 साल का था इसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। आर्थिक संकटों का सामना इसको करना पड़ा। आगे चल करके चित्रकार बनता है हिटलर। फिर उसके बाद में जो है वियना की ललित कला अकादमी में उसे प्रवेश नहीं मिला। आगे चल करके 4 वर्ष उसने अत्यंत विपन्न अवस्था में घरों की रंगाई करके अपना जीवन व्यतीत किया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ उसने पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के द्वारा जर्मनी की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया। और यहीं वह समाजवाद और यहूदीवाद का कट्टर शत्रु और जर्मन राष्ट्रवाद तथा
प्रजातिवाद का कट्टर समर्थक बना। और जर्मनी में जो तानाशाही का उदय हो रहा था, वही आप देखेंगे हिटलर जो है एक प्रकार से ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है उस समय, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हिटलर की एक प्रकार से जो शक्ति है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आपको बता दूं, इसकी कई नीतियां हैं हिटलर की, विदेश नीति, गृह नीति, आर्थिक नीति, कूटनीति, सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बड़ा ज़बरदस्त जो है नेता एक प्रकार से जर्मनी को मिलता है, और इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध आप देखते हैं, ये एक प्रकार से इसकी नींव पड़ती है। आगे देखेंगे 10वां चैप्टर पेपर आपको पढ़ना है, वैश्विक मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्थिक मंदी और जो है एफडी रूजवेल्ट की जो न्यू डील थी उस नीति, उसके बारे में समझेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद में 11वें चैप्टर में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो अग्रणी कारण है, उन मतलब महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में समझेंगे, फैक्टर्स लीडिंग टू वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, और 12वें चैप्टर में और लास्ट चैप्टर में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखेंगे, जो कि बनाया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बना, उसके बारे में समझेंगे। इस संगठन के बारे में जानेंगे, इस संगठन की क्या उपलब्धियां हैं और क्या विफलताएं रही हैं, सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो ये 12 चैप्टर्स में हम लोग पूरा का पूरा आपका सिलेबस समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही आपके समक्ष ये मॉडल पेपर आएगा मध्यकालीन इतिहास का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का, 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक के इतिहास को हम इसमें कवर करेंगे। लगभग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ये एक प्रकार से इस मॉडल पेपर में मैं चर्चा करूंगा, पेपर 2 के मॉडल पेपर में। और ये पहला मॉडल पेपर होगा, इसके बाद में फिर दूसरा मॉडल पेपर भी मैं इसका दूंगा। ओके, तीसरा भी मॉडल पेपर आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए जो है मॉडल पेपर के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।